हेलो एवरीवन, मेरा नाम ग्वाडियर है और आज के इस लेक्चर नंबर 1 में जो है हम समझने वाले हैं कि फ्रैक्टल नेचर होता क्या है। एंड इसी के बेस पर जो है हम हमारे एक बेस को क्रिएट करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि जब भी हम चार्ट को देखें तो हमें कहाँ से शुरुआत करनी है। जब हमें पता चल जाएगा कि हमें कहाँ से शुरुआत करनी है, उसके बाद जो कुछ भी डिसीजन हमें लेने होंगे, जो कुछ भी क्रिएट होगा चार्ट के अंदर, वो हम बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे एंड उसके अकॉर्डिंग जो है हम डिसीजन ले पाएंगे एंड हमारे लिए जो है ट्रेडिंग काफ़ी हद तक जो है ईजी हो जाएगी। ओके, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये बहुत आसान है, आप इसको जस्ट अप्लाई करोगे और आपको पहले दिन में ही जो है सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा, बट जैसे ही जब आप इसको समझोगे तो सारी चीज़ें जो है धीरे धीरे समझ में आना लग जाएगी एंड जब आप इसको अप्लाई करोगे तो सारी चीज़ें जो है आपके लिए ईजी बन जाएगी। ठीक है, कुछ टाइम लगेगा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स जब आप इसके देखोगे, बहुत सारे ट्रेड्स जब आप इसके देखोगे, इसको बार बार चार्ट पे बनते हुए देखोगे, तब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, क्योंकि ये फ्रैक्टल नेचर पे चलता है एंड फ्रैक्टल नेचर जो है बार बार आपको देखने को मिलेगा, हर टाइम फ्रेम पे आपको देखने को मिलेगा, हर जगह आपको जो है ये देखने को मिलेगा। तो पहले जो है हम फ्रैक्टल नेचर पे आते हैं कि फ्रैक्टल नेचर होता क्या है। फ्रैक्टल जो है आपको आस पड़ोस की जो आपकी जगह है, आस पड़ोस की जो कुछ भी आपका माहौल है, उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। अगर आप एक ट्री को देखते हो, ठीक है, आप एक पेड़ को देखते हो, तो वो पेड़ के अंदर जब आप दूर से देखोगे, 100 मीटर दूर से जो है आप एक ट्री को देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि वो एक ट्रायंगल शेप में देखने को मिलेगा। ट्री के ऊपर का जो पार्ट है, मतलब मान लो एक बेसिक सी ड्राइंग में बनाता हूँ, ठीक है। ओके, इस तरीके से कुछ समझो आप। ओके, इसकी साइज नहीं होगी, ठीक है, मैं यहाँ पर नया क्रिएट कर देता हूँ। ओके, जब आप दूर से देखोगे तो ट्री कुछ इस तरीके से दिखेगा, नीचे जो पार्ट होता है इस जगह का, इस तरीके से। एंड ये ट्री जो है आपको, इसकी हाइट जो है, इस पार्ट के ऊपर की जो शेप होगा, वो मोटा मोटा आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड उसके बाद जब आप इसकी टहनी पर जाओगे तो सेम इसी तरीके से उसकी टहनियाँ जो है आपको देखने को मिलेगी, पहले इस तरीके से, ठीक है, एंड उसके बाद जो है उसमें अलग अलग टहनियाँ देखने को मिल जाएगी, छोटी छोटी। ठीक है, बट ओवरऑल शेप क्या है, अगर आप देखोगे तो ओवरऑल शेप क्या है इस चीज का। सेम इसी तरीके का है, ऊपर ट्रायंगल एंड नीचे का ये पार्ट। हाँ, ये थोड़ा सा पतला है, ठीक है, इसकी जो लेयर है वो थोड़ी पतली है और ये थोड़ा सा जो है चौड़ाई में है। बट हाँ, जो शेप है, जो ओवरऑल जो व्यू है, वो इसी तरीके का है, सेम है। और जब आप इसी टहनी के अंदर वाले इस टहनी पर आओगे तो आपको पत्ते देखने को मिलेंगे। पेड़ के जो पत्ते होते हैं, वो जब आप देखोगे तो पत्ते भी डायरेक्ट पत्ते स्टार्ट नहीं हो जाते इस तरीके से। नहीं, डायरेक्ट पत्ते स्टार्ट नहीं होते। पत्ते के स्टार्ट होने से पहले एक लकड़ी होती है उसकी हल्की सी, जो टहनी के साथ कनेक्टेड होती है। ठीक है, मतलब मान लो ये एक टहनी है, उसके साथ ये कनेक्टेड है और ऐसे बहुत सारे पत्ते देखने को मिलेंगे। ओके, तो इसके अंदर भी अगर आप शेप देखोगे तो सेम ये जैसा इस पार्ट है वैसे ही यहाँ पर भी ये जो है एक पार्ट होगा एंड ऊपर जैसे ये ट्रायंगल है, सेम ऐसे एक ट्रायंगल होगा। तो हम जितना डिटेल में जाएंगे आपको सेम ही शेप जो है देखने को मिलेगा। 100 मीटर दूर से अगर आप पेड़ देख रहे हो तो भी आपको इस तरीके का शेप देखने को मिलेगा। आप जूम करके इसकी टहनियों को देख रहे हो तो भी आपको ये शेप देखने को मिलेगा। जब आप इसके अंदर और डिटेल में जा रहे हो, पत्ते तक जा रहे हो, तो पत्तों की शेप भी जो है आपको इसी की तरह देखने को मिलेंगे। अगर मैं कोई और एग्जांपल लूं, तो आप सभी ने जो है समंदर के किनारे को देखा होगा, ठीक है, नदी के किनारे को देखा होगा। वहां से जो है पानी की जो लहर आती है, वो जो लहर है, ठीक है, अगर आप देखोगे उस लहर के पास अगर आप बीच पर खड़े हो और आप दोनों पैरों को जो है चिपका कर आगे वाले पार्ट को खोल के बैठे हुए हो, ठीक है, अपने पैरों के आगे वाले जो हिस्से है उसको थोड़ा सा खुला रखा हुआ है और आप वो लहर को वहां पे स्टोर करते हो, तो छोटी लहरें भी जो हैं बड़ी लहरों के जैसी ही दिखेंगी। हाँ, साइज छोटा हो सकता है, ठीक है। समंदर की बड़ी लहरें जो दूर से आ रही है किनारे पे, जो वेव्स आ रही हैं, उसका जो आना है, ठीक है, वो भी वैसा ही दिखेगा। और जब आपके पैरों पे वो टकराएंगी, वहां पर भी उसका जो
शेप बनेगा, जो कुछ भी वो बनता है, ठीक है, इस तरीके से वो पैरों पर भी वैसा ही बनेगा लेकिन छोटा रहेगा। अगर और कोई एग्जांपल दूं तो आप माउंटेन्स को देखते हो, माउंटेन्स का जो शेप होता है वो ऊबड़ खाबड़ होता है, ठीक है, ट्रायंगल शेप में भी होता है दूर से देखोगे तो। बट जब आप उसके नजदीक में जाओगे तो वहां पर बहुत सारे पत्थर पड़े होंगे, वो भी उसी शेप में होंगे, ठीक है, रास्ते भी ऊबड़ खाबड़ हों, बट हाँ साइज छोटी है, लेकिन जो शेप है, जो इमेज है, वो सेम टू सेम है। आप दूर से देखो या आप पास से देखो, आप बड़े लेवल पर देखो या आप छोटे लेवल पर देखो, आपको सेम देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर मैं आपको और एग्जांपल दिखाऊं तो इस तरीके से है, ये पूरा बड़ा ट्रायंगल है, ठीक है, पूरा बड़ा ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल के अंदर देखो ये बड़ा ट्रायंगल, इसको और जूम करे तो ये ट्रायंगल, जूम करे तो और ये ट्रायंगल, इसको जूम करे तो 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 ये ट्रायंगल। जितना डिटेल में आप जाओगे, जितनी गहराई में आप जाओगे, आपको सेम साइज ही देखने को मिलेगी, सेम शेप ही जो है आपको देखने को मिलेगा। आप समझ रहे हो? आप इसके अंदर कितना भी डिटेल में क्यों ना जाओ, आपको शेप सेम ही देखने को मिलेगा। इससे आपको क्लियर आइडिया आ गया होगा। ये जो है ना, अब इसको जूम क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि अंदर कुछ है, सीधी सी बात है। अंदर कुछ होता ही नहीं तो जूम होता नहीं होता, अंदर कुछ है, वाकई में है, तभी तो जूम करना पड़ रहा है ना। तो जूम इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि अंदर कुछ है। एंड अंदर क्या है, जो बड़े टाइम फ्रेम पर है, जो बाहर से दिख रहा है, जो बाहरी शेप जो दिख रहा है, वही अंदर भी है। और उसके अंदर क्या है, वही जो बाहर दिख रहा है। तो सब कुछ सेम है, जस्ट उसके शेप और उसकी साइज बदली हुई है, सेम मार्केट में, सेम मार्केट में। यहां पर भी एक कैंडल है, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे, 4 आवर में भी कैंडल है, बट टाइम फ्रेम चेंज हो गया, मतलब साइज चेंज हो गई, बट कैंडल तो है। आप 1 आवर में जाओ, सेलिंग कैंडल्स हैं। अब वो है कि अब वो कैंडल्स बहुत सारी हो गई, 13 मिनट कैंडल्स हैं, 15 मिनट कैंडल्स हैं, 5 मिनट। जस्ट साइज बदली है, ठीक है, चीजें सेम की सेम है। हाँ ये है कि बहुत सारी कैंडल बन गई बस। ये शेप और इस शेप के अंदर देखो कितना फर्क है, सिर्फ एक कैंडल अब जाती हुई दिख रही है, बाकी इतनी है। और इस शेप में देखो, 3 कैंडल्स अप, दूसरी 3 4 कैंडल्स अप, फिर यहाँ पर एक कैंडल्स अप, 2 कैंडल्स अप, फर्क दिखा? फर्क समझ में आ रहा है? देखो मे भी ये तुम्हारे लिए आसान हो सकता है, ठीक है, मैं उसमें डिनाई नहीं करता। पूरे यूट्यूब के अंदर जो है मेरा वीडियो फ्रैक्टल का है, उसके पहले एंटायर यूट्यूब पे जो है कहीं पर भी फ्रैक्टल के नाम से एक लेक्चर या एक वीडियो नहीं बना हुआ, ठीक है। मेरे आने के बाद एक लोगों ने कॉपी करना स्टार्ट किया, वीडियोस बनाने स्टार्ट किए, बट स्टिल मैं ये भी नहीं बोलता कि ये मेरा कंसेप्ट है, नहीं। मैंने लिक्विडिटी यूनिवर्सिटीज नेम से एक कोर्स है, उसके माई ब्रायन करके एक मेंटर है, उसके पास से जो है मैंने ये सीखा था, ठीक है। बट हाँ ये है कि ये वाकई में मायने रखता है। आईसीटी एसएमसी के अंदर या कोई भी आप कोर्स सीखते हो, कुछ भी आप करते हो, बेसिक ट्रेडिंग भी आप सीखते हो, इवन आप ईएमए वगैरह भी यूज करते हो, तो भी आपको इसकी नीड होती है, क्योंकि आपको पहले टाइम फ्रेम के अलाइनमेंट को समझना पड़ेगा। लोग बोलते हैं टॉप डाउन एनालिसिस, टॉप डाउन एनालिसिस। आप चार्ट पे आते हो तो आप पहले क्या देखते हो, फिर लोअर टाइम फ्रेम में आप किस तरीके से एनालिसिस करते हो। मुझे टॉप डाउन एनालिसिस चाहिए ग्वाडियर भाई आपसे, लेकिन उससे पहले आपको ये टॉप डाउन चीजें समझनी तो पड़ेंगी, ये है क्या। जब आप इसको समझ जाओगे, जब आप इसको अपने माइंड में उतार लोगे, सारी चीजें तुम्हारे लिए आसान हो जाएगी, तुम्हें कहीं से कुछ भी करने की जरूरत नहीं। समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। नाउ अगेन हम डेली टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं।
अब आपको फ्रैक्टल नेचर समझ में आ गया। डेली टाइम फ्रेम पर जो है वही 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो है वही डेली टाइम फ्रेम पर है। डेली टाइम फ्रेम पर एक ब्रेकआउट हो रहा है, 1 मिनट में भी ब्रेकआउट होगा, लेकिन उसकी साइज के हिसाब से, और डेली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट हो रहा है उसके साइज के हिसाब से, फर्क है। ठीक है, तो टाइम फ्रेम इस तरीके से है कि अभी डेली टाइम फ्रेम पे ना देखो इस तरीके की कैंडल बनी है, लेकिन आप 1 आवर में देखोगे तो ये 2 कैंडल ऊपर जाती हुई भी दिखी। डेली में दिख रहा है? नहीं, डेली में नहीं दिख रहा, 2 कैंडल ऊपर जाते हुए नहीं दिख रही, एक पूरी कैंडल नीचे की तरफ है, लेकिन 1 आवर में देखोगे तो 2 ऊपर जाते हुए दिख रही है। अब 2 ऊपर जाते हुए दिख रही है, इसका मतलब क्या है? प्राइस ऊपर भाग जाएगा। मैं इसको और क्लियर करता हूँ, क्योंकि मैं आधे में क्लोज कर दूंगा, फिर तुम फ्रैक्टल में कंफ्यूज रहोगे और सारा कंसेप्ट समझ में नहीं आओगे। ठीक है, मैं ये देखो 2 कैंडल ऊपर की बनी, इसी के अंदर हम 1 मिनट में चलते हैं। ये जो 2 कैंडल ऊपर बनी, उसके वजह से स्ट्रक्चर इस तरीके का बना अपसाइड के लिए, तो क्या प्राइस ऊपर भाग जाएगा? हम्म? यहां पर ये पीओआई बना देखो, 1 मिनट का, है ना? यहां पर पीओआई बना, see? यहां पर भी पीओआई बना, है ना? तो डेली टाइम फ्रेम पर तो बेरिस है, ठीक है, लेकिन 1 आवर में क्या हुआ? 2 छोटी सी पुल बैक्स बनी, और लोअर टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है? वो ऊपर के लिए ट्रेंड। ये 1 मिनट में है, लेकिन ऐसा कई कई बार जो है 15 मिनट में भी होगा। ये स्केल बड़ा होगा, और तब तुम्हारा व्यू होगा कि ओ मार्केट अप ट्रेंड में, बट वो डेफिनेटली नहीं है अप ट्रेंड में, आप फंसे हुए हो। आपने उसको गलत नजरिए से देखा, आपने बड़े टाइम फ्रेम को नहीं समझा, बड़े टाइम फ्रेम के अंदर होने वाले हल्के से पुलबैक को आपने लोअर टाइम फ्रेम्स के अंदर, जो कि ये होता है 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, उसके अंदर आपने एक अप ट्रेंड समझ लिया। ट्रेंड इधर चल रहा है, पुल बैक इधर हो रहे हैं, और उसके माइनर ट्रेंड्स, इंटरनल स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं, वो इसमें चल रहे हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर ट्रेंड का जगह ना ले पाए, और ट्रेंड की जगह इंटरनल स्ट्रक्चर ना ले पाए, इसको अपने दिमाग में डाल लेना। मैंने लाइव लेक्चर में आप सभी को समझाया, लेकिन मुझे पता है कि वहां पर जो है बहुत सारे पॉइंट्स मिस हो जाते हैं। मैं यहाँ पर तुम्हें बहुत डिटेल में समझाऊंगा, जिससे जो है तुम ये रिकॉर्डिंग लेक्चर देखोगे तो काफी हद तक जो है तुम्हें सारी चीजें क्लियर आ जाए। ओके, मैं टाइम लेता हूँ नो डाउट लेक्चर अपलोड करने में, बट मैं उसको इतना डिटेल से, उतने प्यार से बनाऊंगा, जिससे जो है कोई भी पॉइंट तुमसे मिस ना हो, और तुम इसको जो है सही तरीके से यूज कर पाओ। ओके, तो नाउ ये जो टाइम फ्रेम है, जिसके अंदर अभी हमने देखा 1 मिनट के अंदर एक हल्का सा अप ट्रेंड बता रहा है, लेकिन क्या ये ट्रेंड है? नो। तो ये क्या है? इंटरनल स्ट्रक्चर। और हमने इसको जो है ट्रेंड समझ लिया अप साइड का, जिसके वजह से बाइंग के पीओआई हमने निकाले। हम कई बार ये करते हैं, 15 मिनट में हम अप ट्रेंड देख लेते हैं, ओह बाइंग करते हैं, 15 मिनट का जोन निकल, मेरा जोन ब्रेक हो गया। समटाइम्स आप गलत तरीके से एनालिसिस करते हो, लेकिन वो एनालिसिस सही हो जाती है, मतलब प्राइस को ऊपर जाना होता है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पर वो ऊपर है, और 15 मिनट में आप अप ट्रेंड देखते हो, आप बाय कर लेते हो, और आप पीओआई लगाते हो, और आपका सक्सेसफुल हो जाता है। बट ऐसे जगह पर जब डेली टाइम फ्रेम पर वो नीचे जाना चाहता है, 1 आवर में जस्ट माइनर पुलबैक बना है, उसके अंदर अगर आप बाइंग समझ लोगे 5 मिनट के अंदर या 1 मिनट के अंदर, तब आपका पीओआई फेल होगा। फिर आप बोलोगे पहले तो मैंने अप्लाई किया था और मेरा पीओआई जो है सक्सेसफुली वर्क किया, इस बार वर्क नहीं किया। कभी वर्क करता है, कभी वर्क नहीं करता, मैं क्या करूं? मैंने ऑर्डर ब्लॉक सही तरीके से मास्टर कर लिया, मैंने एफवीजी वगैरह सब कुछ मास्टर कर लिया, मैंने हर तरीके का चीजें सीख ली, लेकिन उसके बाद भी मैं फंस जाता हूँ। क्यों फंस जाते हो? क्योंकि तुम टाइम फ्रेम के इस ट्रैप में फंस गए हो। समझो, समझो, जब भी चार्ट में आओ पहले समझो डेली में क्या चल रहा है, 1 आवर में क्या चल रहा है, और 5 मिनट और 15 मिनट में जब मैं आ रहा हूं उसमें क्या चल रहा है। इंटरनल स्ट्रक्चर, पुल बैक और ट्रेंड, तीनों को अलग अलग दिशा दो। मैंने आपको बहुत प्यार से समझाया, ध्यान से समझो। डेली टाइम फ्रेम पे ये ट्रेंड चल रहा है, कौन सा ट्रेंड? डाउन ट्रेंड। ये डेली टाइम फ्रेम है, इसके अंदर 1 आवर
पुल बैक है, जैसे ये पुल बैक था तो लोगों को लगा कि ओ हो बाइंग है, चलो बाइंग की जाए, बट नहीं। तुम्हें इसके अंदर नहीं फंसना है, तुम्हें ट्रेंड को देखते हुए इस जगह पे देखना है कि सेल करना है, और तब जो है तुम एक्चुअल चीजें कैप्चर कर पाओगे। अगर तुमने ट्रेंड के अगेंस्ट डिसीजन लिया, पुल बैक को ट्रेंड समझ बैठे, या इसके अंदर देखो, अगर इसी जोन के अंदर अगर मैं 15 मिनट में आऊं, ठीक है, ये जो पुल बैक हुआ है, इसी पुल बैक के अंदर मैं 15 मिनट में आऊं, क्या लग रहा है? ये लग रहा है ना कि बाइंग ट्रेंड है, बड़ा डिस्प्लेसमेंट आ गया, 3326 से 3339 तक प्राइस भाग गया, फिर पुल बैक आ गया, 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक लिया, वर्क ऊपर गया 3341 तक, पुल बैक आया, ऑर्डर ब्लॉक, वर्क, ठीक है, फिर नीचे आया। अब इस बार क्या करोगे? ऐसे आपको 2-3 बार वर्क करता हुआ दिख जाएगा, यहाँ पे वर्क किया, सेकंड वर्क किया। कब तक ये वर्क करेगा? जब तक प्राइस इंटरनल पुलबैक में वहां तक ना पहुंच जाए जहां से प्राइस गिरना चाहता है। और जब ये होगा, उसके बाद तुम इतने बुरी तरीके से फंसोगे कि तुम्हें एहसास भी नहीं होगा। अगर ये प्राइस यहां तक नहीं पहुंचा है पुल बैक में, और इस तरीके की चीजें बन रही हैं, तब तक तुम्हें ये वर्क करता हुआ देखने को मिलेगा, वर्क करता हुआ देखने को मिलेगा। जैसे ही यहां पहुंच जाएगा, फिर तुम्हें प्रॉब्लम्स आते हुए देखने को मिल जाएगी। ठीक। अब आप बोलोगे, ग्वाडियर भाई इस बार 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक क्यों वर्क नहीं किया? कैसे करेगा? देखो यहां पे तुम्हें एहसास दिलाएगा। सी, ये तुम्हें एहसास दिलाएगा। तुम 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक लिया, तुमने ये मार्क किया, और तुम डाल दोगे टीपी इसके अबाव, ठीक है, नाउ रिजेक्शन भी मिलेगा, तुम बैठ भी जाओगे 3339 पे, 41 गया, एंड ऐसा। क्यों? इस यहाँ ये तो वर्क कर गया, ये भी वर्क कर गया, ये भी वर्क कर गया, इधर क्यों? क्यों? क्योंकि पुल बैक था। तुम्हें इस तरीके से देखना था कि ओके ये पुल बैक हो रहा है, कहां तक जाने वाला है? यहां तक, ठीक है, पुल बैक यहां तक जाने वाला है, तो वहीं तक कैप्चर करूंगा, जैसे टैप, अब मैं इधर का हो जाऊंगा। और ये जो शिफ्ट किया आपने, बाइंग से सेलिंग में शिफ्ट होना, सेलिंग से बाइंग में शिफ्ट होना, कैसे होता है? ये जो गियर हम शिफ्ट कर रहे हैं, ओके, अब बाइंग, अब सेलिंग, ये डिसीजन कैसे आया? कैसे आया? इसको समझते हुए क्या चल रहा है 1 आवर में, और उससे भी बड़ा टाइम फ्रेम क्या चल रहा है डेली में, ये है फ्रैक्टल, सही मायने में फ्रैक्टल। ऑनेस्टली बोल रहा हूं, सही मायने में ये है फ्रैक्टल, कि इसके अंदर जो है आप इस तरीके से जो है फंस जाते हो। सोचो इसके बारे में। सिर्फ एक गलती शुरुआत से ही कर दी कि ट्रेंड को जो है पुलबैक समझ बैठे, पुलबैक को ट्रेंड समझ बैठे, इंटरनल स्ट्रक्चर को जो है कुछ और समझ बैठे। सिर्फ शुरुआत से ही एक चीज गलत, उसके बाद कैसे सारे ट्रेड सही पड़ेंगे तुम बताओ? तुमने अपनी ट्रेडिंग स्टाइल के अंदर पहला डिसीजन ही जो है, मॉर्निंग में उठे चार्ट देख, डिसीजन ही गलत ले लिया। इसीलिए ये मेंटरशिप में जब मैं पहला लेक्चर समझा रहा हूँ, वो इसीलिए समझा रहा हूँ फ्रैक्टल, क्योंकि ये डिसीजन तुम्हारे माइंड में शुरुआत से आया ही ना। अगर ये नहीं आएगा, आपको सारी चीजें सही देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आपने बेस का डिसीजन ही गलत ले लिया, तो आगे जाके लॉन्ग टर्म में जो है आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। आपकी नींव जो है बहुत जल्दी ढा दी जाएगी, और आपका जो भी इमारत या आपका जो भी स्ट्रक्चर आपने खड़ा किया है, वो एक झटके में खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म हो जाएगा? कैसे खत्म हो जाएगा? क्योंकि आपकी जो नींव है वो डिसीजन ही गलत है। इसीलिए शुरुआत यहां से करनी है। ट्रेंड डेली, वीकली, मंथली, डेली को लेके चलो फिलहाल, ये बहुत हाई लेवल का है, ये आप बाद में समझोगे। ट्रेंड, अंदर के पुल बैक्स, एंड वो पुल बैक के अंदर का पार्ट हुआ इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल मूव। तो ये जो मूव आया 15 मिनट के अंदर, ये जो मूव है ये इंटरनल मूव है। तो इंटरनल मूव कहां तक आएगा?
वो भी समझो, एंड उसके हिसाब से जो है तुम सारे डिसीजन ले पाओगे। ओके, तो ये था मेरा फ्रैक्टल आपको क्लियर करने का तरीका। मैंने आपको फ्रैक्टल समझा दिया कि किस तरीके से फ्रैक्टल होता है। अब जो है जो कुछ भी मैं समझाऊंगा, जो कुछ भी मैं आपको लर्निंग दूंगा, आप उसको जो है बहुत बेहतर तरीके से अपने माइंड में जो है अप्लाई कर पाओगे। ओके, नाउ ये आपका फ्रैक्टल क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है। 90% प्रॉब्लम सब यूजर्स की यहाँ पर आती है। सर मेरा ऑर्डर ब्लॉक वर्क नहीं किया, सर मेरा मिटिगेशन ब्लॉक वर्क नहीं किया, सर मेरा एफपीजी वर्क नहीं किया, सर मेरा ये नहीं हुआ, सर मेरा वो नहीं हुआ। क्यों? क्यों? क्योंकि जो देख रहे हो, जो कर रहे हो, वो गलत कर रहे हो। आई होप आप मेरी चीज़ों को समझ रहे हो, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। नाउ जो है हम 3 स्टेप के अंदर जो है आते हैं कि हमारा 3 लेयर क्या है। ठीक है, अब हम बेस को स्टार्ट करते हैं। पहली चीज, जैसा हमने बताया, डेली टाइम फ्रेम पर जो है आपको एक ट्रेंड पता करना है। ट्रेंड कैसे पता करेंगे, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, दूसरा, उसी ट्रेंड के अंदर एक जोन निकालना है जहां से बाउंस हो। मतलब एक होता है ना पुल बैक आना, वो जोन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि माइनर पुल बैक, नहीं, पूरा रिवर्सल। पुल बैक क्या होता है, 2-3 कैंडल की पुल बैक आ गई, फिर वापस ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, नहीं, ये है पूरा रिवर्सल। समझ रहे हो? पूरा ट्रेंड बेरिश था, अब हो गया बुलिश, या बुलिश था तो अब हो गया बेरिश, जो डेली टाइम फ्रेम को सपोर्ट करे। डेली टाइम फ्रेम का जोन हमने निकाला, डेली टाइम फ्रेम बता रहा है ओके बाय, 1 आवर के अंदर रिफाइन करके हम जोन निकालेंगे, ओके बाय, 15 मिनट में रिफाइन करके हम जोन निकालेंगे, ओके बाय। ये हुआ हमारा 3 लेयर। लेयर नंबर 1, डेली टाइम फ्रेम पे एक जोन निकालना। लेयर नंबर 2, एक ऐसे जोन को रिफाइन करना जहां से डेली टाइम फ्रेम के डायरेक्शन को सपोर्ट मिला, जिससे हम उस जोन से एग्जिट बाय कर पाए और हमारा एसएल छोटा हो। तीसरा, उसी के अंदर एक और माइनर स्विंग, माइनर जोन निकालना जिससे हमारा एसएल और छोटा हो और हम इसको जो है और बेहतर तरीके से कर पाए। ओके, नाउ डेली पे आते हैं, ध्यान से समझो। डेली टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, एफईजी, एंड यहां से रिजेक्शन मिल रहा है। ठीक है, प्राइस अपसाइड, ये भी मैंने आपको लाइव लेक्चर में बता रखा है, क्यों? क्योंकि 4 आवर का लास्ट पी है। ठीक है, नाउ ओके, अब यहां पर ध्यान से समझो। प्राइस नीचे कहां पे जाना चाहता है? ऑर्डर ब्लॉक पे। और प्राइस कहां से जाना चाहता है? इस एफईजी से, क्योंकि सेलिंग की एफईजी बन गई है। नाउ एक चीज को समझना, मैग्नेट, देखो, प्राइस गिरा लेकिन फिर भी प्राइस ऊपर क्यों गया? फिर भी ऊपर क्यों गया? ये देखो, इससे भी ऊपर यहां तक गया ना, क्यों गया? क्यों गया, मुझे बताओ। प्राइस यहां से ऊपर क्यों गया? क्यों? क्योंकि एक मैग्नेट ने इसको खींचा। मैग्नेट यानी पता ना, चुंबक, जो लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करता है, अपनी तरफ खींचता है। तो मैग्नेट की पावर ने इसको खींचा। खींचने के बाद यहां से गिरा क्यों नीचे की तरफ? क्यों? क्योंकि नीचे एक और मैग्नेट है, मैग्नेट 1 एंड मैग्नेट 2। इसको समझ जाओ, आप पूरे के पूरे बायस को समझ जाओगे। एक मैग्नेट ने अपनी तरफ खींचा, जब इसके मैग्नेट का पूरा दबाव, पूरा प्रेशर खत्म हो गया, उसके बाद इस मैग्नेट ने प्राइस को अपनी तरफ खींचा और ये प्राइस इसकी तरफ दौड़े चले जा रही है। नाउ एक और क्वेश्चन, ये मैग्नेट की वजह से नीचे आया, ये भी मैग्नेट की वजह से नीचे आया, बट यहां पर क्या आप नोटिस कर पा रहे हो? प्राइस यहां पे क्लोज हुई तो ओपन होते गिरना चाहिए था, तो ये विक क्यों बना रहा है? हाँ, विक क्यों बना रहा है? विक इसलिए बना रहा है क्योंकि फ्रैक्टल नेचर अप्लाई होता है। अगर डेली टाइम फ्रेम पे मैग्नेट है
तो लोअर टाइम फ्रेम पे क्यों नहीं? सी, अब यहां से प्राइस यहां पे क्लोज हो गई तो गिरना चाहिए, क्यों ऊपर गया? इंटरनल मैग्नेट, टैप हुआ डाउन, मेन मैग्नेट, इंटरनल मैग्नेट आया, फ्रैक्टल नेचर आया, हायर टाइम फ्रेम पर है तो लोअर टाइम फ्रेम पर भी होगा। हायर टाइम फ्रेम बड़े स्केल पे, लोअर टाइम फ्रेम छोटे स्केल पे, और मिड टाइम फ्रेम छोटे से थोड़े बड़े स्केल पे। चीजों को समझो, चीजों को सीखो। ये इस तरीके से अलाइंड है कि एक के ऊपर एक के ऊपर एक फंसा हुआ है। इसकी लेयर्स ऐसी हैं, छोटी लेयर्स, मिड लेयर्स एंड ये ओवरऑल बड़ी लेयर्स जो चल रही है वो। समझो इसे। अब ध्यान से एक और चीज, बड़े टाइम फ्रेम का मैग्नेट यहाँ पे ऊपर की तरफ था, तो यहां पर छोटे छोटे 1 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक बने होंगे, वो टूटे होंगे। क्यों टूटे होंगे? क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम के मैग्नेट के अगेंस्ट में बनने वाले पीओआई टूटते हैं, फेल होते हैं, और वो डन होने के बाद प्राइस नीचे गया तो बड़े टाइम फ्रेम का मैग्नेट नीचे था, तो सेलिंग के पीओआई टूटे नहीं, वर्क किया, फिर सेलिंग का पीओआई एक्चुअल में वर्क किया। अब यहाँ पे बाइंग के पीओआई बने होंगे, वो टूटे। क्यों टूटे? क्योंकि बड़े मैग्नेट का पावर नीचे की तरफ खींच रहा था और हम उसके अगेंस्ट में प्राइस को धकेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमारे कैपिटल में या हमारे हाथ में इतना पावर नहीं है कि हम प्राइस को पुश कर सकें बड़े मैग्नेट के अगेंस्ट में। समझो इसे। ये एक मैग्नेट है जिसको जोन बोल रहा हूं, जोन को मैं मैग्नेट बोल रहा हूं, बायस को। ये बायस नीचे की तरफ है 3315 के आसपास, लेकिन मैं अब थोड़ा बेवकूफी कर रहा हूं, मैं अपनी एक पागलपंती कर रहा हूं कि नहीं, मैं तो यहीं से बाय करूंगा इस 15 मिनट के पीओआई से और प्राइस को पुश करने की कोशिश करूंगा। हिला लो, फॉरेक्स मार्केट को हिलाना है तो। कितना कैपिटल था? 1000 कैपिटल, $2000 कैपिटल, हाँ, $1,00,000 के कैपिटल, हिला लो। तुमसे एक कैंडल भी बनती हो तो नहीं बनेगी। तो गलती कौन कर रहा है? गलती कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। हमारे अंदर मिस्टेक्स है। प्राइस को पुश करने की कोशिश मत करो। जब आप फ्रैक्टल को सीखते हो तो उससे अपने अंदर एक नेचर आता है, वो ये है कि प्राइस के अगेंस्ट में फोर्स करने की कोशिश ना करना। समझो, प्राइस जिस बहाव में बह रहा है उस बहाव में स्विमिंग करो और तुम अपने टारगेट तक पहुंच जाओगे। तुम्हारा बहाव, जो प्राइस जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसके साथ स्विमिंग करो और तुम अपने टारगेट पर पहुंच जाओगे। आई होप आप मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो ये है फ्रैक्टल नेचर। इंटरनल में भी मूव्स बनेंगे, इंटरनल का भी मूव होगा, डेफिनेटली होगा। टाइम फ्रेम का खेल है, 1 घंटा पूरा दिन प्राइस गिरना चाहता है तो उसका ये मतलब नहीं है कि 1 घंटे में भी गिरता ही रहे, गिरता ही रहे। थोड़ा बहुत तो पुल बैक आएगा, थोड़ा बहुत तो करेक्शन आएगा। चीजों को समझो, और वो पुल बैक कहाँ तक आएगा उसको भी समझो। डेली टाइम फ्रेम पे भी पुल बैक्स आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि 2 दिन की कैंडल और तीसरे दिन की आधी कैंडल अप साइड में बन गई तो ट्रेंड अप हो गया, नहीं, प्राइस नीचे जाने वाला है। ठीक है, नाउ ध्यान से समझो। एक एफवीजी बना, तो अब डेली टाइम फ्रेम पर हमें पहली चीजें निकालना है पीओआई। जैसे हमारा 3 स्टेप लेयर था पहला, डेली टाइम फ्रेम पर ट्रेंड को पहचानो। ट्रेंड को पहचानने के लिए हमें पीओआई निकालना पड़ेगा। पीओआई हमने निकाला। कहां से शुरुआत करनी है? जब भी चार्ट में हो कहां से शुरुआत करोगे? डेली टाइम फ्रेम पे एक जोन को मार्क करके। ओके, डेली टाइम फ्रेम पे एक जोन मार्क किया, एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक। नाउ इसको रिफाइन करना है। रिफाइन करने से पहले मैं आपको यहां पे क्लियर कर दूं,
कोशिश करो डेली टाइम फ्रेम से ही रिफाइन करने की। हाँ, अब आप बोलोगे ये क्या है? देखो, डेली टाइम फ्रेम से रिफाइन करने की कोशिश मतलब ये एफवीजी है और ये ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक पूरी ये रेंज है और एफवीजी ये पूरी रेंज है। कोशिश करो कि जितना करीब हो सके उतना करीब आप ऑर्डर ब्लॉक के ला पाओ। 95% केसेस के अंदर जो है प्राइस ऑर्डर ब्लॉक के जोन को टैप करेगा और फिर गिरेगा। कुछ ही केसेस में जो है ऑर्डर ब्लॉक का थोड़ा सा जोन बच जाएगा और प्राइस गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर लोअर टाइम फ्रेम पे कोई पीओआई होगा ही नहीं, वैलिड पीओआई। जो वैलिड पीओआई होगा, एक्चुअल पीओआई, वो यहीं पे होगा। इसके ऊपर प्राइस कुछ होगा ही नहीं, बचा ही नहीं होगा जिसको टैप करने जाए, तो प्राइस यहां से गिर जाएगा। लेकिन हाँ, जैसा मैंने आपको बताया, मैग्नेट ऑर्डर ब्लॉक एक मैग्नेट का ही काम करता है। जब प्राइस ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी को टैप करने जाता है डेली टाइम फ्रेम के, तो उसके अंदर ये जो ऑर्डर ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये मैग्नेट का काम करता है। पूरी कोशिश करता है कि यहां तक खींच पाए। और दूसरा ये काम करता है ऑर्डर ब्लॉक स्प्रिंग का, लेकिन नॉर्मल स्प्रिंग नहीं। हमने जो स्प्रिंग देखी है ना छोटी, हम उसको दबाते हैं, दोनों उंगलियों के बीच में हम स्प्रिंग को दबा लेते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ स्प्रिंग्स ऐसी आती हैं, जैसे बोलते हैं ना गाड़ी का जंपर, या इस तरीके से उसको ज्यादा फोर्स करने पर ज्यादा दबाया नहीं जा सकता, क्योंकि हमारे हाथ में वो प्रेशर नहीं होता। सेम ये ऑर्डर ब्लॉक वही काम करता है। प्राइस एक हद तक इसके पास आ जाएगा। ठीक है, वैलिड पीओआई होगा तो टैप करके गिर जाएगा। वैलिड पीओआई अंदर तक होगा तो अंदर में भी इधर हो सकता है और इधर भी हो सकता है। लेकिन प्राइस क्या करेगा, यहां पर आने के बाद ज्यादा दबाव नहीं ले पाएगा, क्योंकि ये प्राइस इस स्प्रिंग को ज्यादा दबा नहीं पाएगा और प्राइस गिर जाएगा। समझो इसको, ये स्प्रिंग की तरह वर्क करता है। स्प्रिंग का एक हद होती है, उससे ज्यादा नहीं दबती। छोटी स्प्रिंग दब जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे उंगलियों के अंदर ज्यादा पावर है, वो छोटी स्प्रिंग के अंदर ज्यादा पावर नहीं है। सेम ऑर्डर ब्लॉक की साइज छोटी होगी, मतलब स्प्रिंग छोटी है, दब जाएगी जितना दबाना चाहो। लेकिन ऑर्डर ब्लॉक का लेंथ बड़ा है, ज्यादा दबने की कोशिश नहीं करेगा एंड प्राइस को धकेल देगा। क्यों? क्योंकि यहां पर आप ये समझो कि एक अलर्ट जारी हो जाता है। जब प्राइस ऑर्डर ब्लॉक के जोन में जैसे एंटर करता है, एक अलर्ट जारी हो जाता है कि प्राइस अब कभी भी नीचे की तरफ धकेला जाएगा, या ऑर्डर ब्लॉक के ऑपोजिट डायरेक्शन में धकेला जाएगा। क्यों? क्योंकि अब प्राइस प्रेशर में आ चुका है, ऑर्डर्स ट्रिगर होना स्टार्ट हो चुके हैं, ट्रेंड चेंज होने वाला है, अगर वो वैलिड पीओवाई है तो। ओके, तो ये स्प्रिंग का काम मैंने आपको बता दिया, ये मैग्नेट की तरह किस तरीके से वर्क करता है कि एफवीजी को पूरी कवर करने की कोशिश करता है। तीसरी चीज कि जरूरी नहीं है कि हर बार पूरा ऑर्डर ब्लॉक टैप हो। क्यों? क्योंकि समटाइम्स थोड़े से पार्ट से लेके ही चला जाता है, जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे, ठीक, ऑर्डर ब्लॉक यहाँ से शुरुआत होती है, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक के बीच में इतना गैप रह गया। ठीक है, ये प्राइस जो है ऑर्डर ब्लॉक को टैप किए बिना ही चला गया। क्यों? यहाँ से क्यों चला गया वो मैं आपको बताता हूँ। ऑर्डर ब्लॉक यहाँ तक है और इसके बीच में इतना गैप है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहला स्टेप था डेली टाइम फ्रेम पे पीओआई निकालना। पीओआई में भी ध्यान रखना कि सबसे नजदीकी, मतलब जो ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक को किनारे तक प्राइस आए, सबसे नजदीक तक जो है प्राइस आए, एफवीजी पूरा कवर करे। पहली चीज। ओके, अब नाउ दूसरी चीज, इंटरनल जोन फाइंड करना, जिसके अंदर हम बोलते हैं रिफाइन करना, 4R 1R। ठीक है, तो अभी हम 4R पे चलते हैं। 4R में हम चले तो ये ऑर्डर ब्लॉक की रेंज है। ऑर्डर ब्लॉक में कहीं पे पीओआई है ना? ठीक है, तो पीओआई कहां पर है 4R के अंदर? सीधी सी बात है, डेली टाइम फ्रेम के एफवीजी के अंदर। ये एफवीजी और ये 4R का ऑर्डर ब्लॉक। ओके, तो अब आप देखोगे प्राइस ये रिफाइन किए हुए जोन को टैप करके नीचे गिर गया। आप रिफाइन किया हुआ जोन जो 4R का है उसको मैंने ऑरेंज कलर दे दिया, प्राइस इसको टैप किया और गिर गया। अब इसको हम और रिफाइन करें 1R में, तो सी ये डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक वाला जोन है। उसके अंदर आप बोलोगे कि नीलेश भाई देखो ये रहा 1R का ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, मैं एग्री करता हूँ। ओके,
1 आवर का ये ऑर्डर ब्लॉक है। लेकिन क्या आप यहाँ पे नोटिस करोगे, मैं ये 4 आवर का हटा रहा हूँ, मैं आपको डेली और इसके अंदर 1 आवर के बीच में बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये 1 आवर का हमने निकाल दिया, प्राइस क्यों नहीं आया इसको टैप करना? प्राइस इसलिए नहीं आया, हमने फ्रैक्टल नेचर अप्लाई किया, डेली टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक भी हमने देख लिया, लेकिन यहाँ पर हमने ऑर्डर ब्लॉक जब रिफाइन किया तो प्राइस इसको टैप करने क्यों नहीं आया? क्योंकि ये जो ऑर्डर ब्लॉक है वो एक इनसाइड बार कैंडल के अंदर है। ये इनसाइड बार कैंडल है जिसके अंदर एक दो कैंडल आ जाती है, तो ये तीनों कैंडल मिला के, ये मेन कैंडल, ये मिड वाली कैंडल और ये थर्ड कैंडल, तीनों कैंडल मिला के बनती है एक कैंडल दूसरी कैंडल और तीसरी कैंडल, इनके बीच में कोई गैप नहीं बचा, ये वैलिड पीओआई नहीं है। दूसरी चीज, समटाइम्स प्राइस जो है वैलिड पीओआई बनाएगा। मान लो इस जगह पर अगर वैलिड पीओआई नहीं होता, मतलब वैलिड पीओआई होता, तो उस केस में भी क्या प्राइस इसको टैप करने आता? मैं बोलूंगा नहीं, रेयर केस में आता। क्योंकि ये स्प्रिंग है, डेली टाइम फ्रेम का जो ऑर्डर ब्लॉक है वो स्प्रिंग है, इसको ज्यादा से ज्यादा कुछ हद तक दबाया जा सकता है। अगर स्प्रिंग बड़ी है तो कुछ हद तक दबेगा, अगर स्प्रिंग बहुत छोटी है प्राइस इसको दबा सकता है। स्प्रिंग मीन्स ऑर्डर ब्लॉक की साइज, ऑर्डर ब्लॉक की लेंथ। ओके, मैं इसका एग्जांपल आपको दूंगा, ठीक है, लेकिन अभी डेली टाइम फ्रेम पर ही है। तो अब ये वैलिड नहीं था पहली चीज, तो वैलिड कहां पर है? इस जगह पे कहीं पे वैलिड नहीं है, ये रहा वैलिड। एग्जैक्ट प्राइस इसको टैप किया और उसी की वजह से यहाँ पे 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक बनने के बाद भी ब्रेक हो गया, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड डाउन है। अब देखो, ये कैंडल के पीछे ऑर्डर ब्लॉक छुपा हुआ है, ये कैंडल ऑर्डर ब्लॉक जैसा है ही नहीं, ये कैंडल का लो और ये कैंडल के हाई के बीच में जो है हल्का सा एफिज है। ऐसे ऑर्डर ब्लॉक भी वर्क कर गए ना, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, काफी लोग बोलते हैं सर इनसाइड बार ऑर्डर ब्लॉक जो है वर्क नहीं करता, सर इनसाइड बार ऑर्डर ब्लॉक कभी कभी वर्क कर जाता है। हम कंफ्यूज है, इनसाइड बार ऑर्डर ब्लॉक लें या ना लें? इनसाइड बार ऑर्डर ब्लॉक तब वर्क कर जाएगा जब वो आपके ट्रेंड के सपोर्ट में हो और लास्ट ऑप्शन हो, क्योंकि ऊपर वाला ऑर्डर ब्लॉक एंड एफपीजी, देखो ये ऑर्डर ब्लॉक जो है, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक इस इनसाइड बार के अंदर है, फिर भी वर्क कर गया ना? क्यों कर गया? क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक जो है ट्रेंड के सपोर्ट में है और लास्ट पीओआई है। सेम इसके बाद यहां पर कोई पीओआई नहीं बचा, लेकिन फिर भी ये ऑर्डर ब्लॉक वर्क कर गया ना? क्यों कर गया? क्योंकि ये लास्ट पीओआई में है और आपके ट्रेंड के सपोर्ट में। अब ये ट्रेंड के अगेंस्ट में वैलिड पीओआई भी नहीं वर्क कर रहे, सोच लो तो इनसाइड बार कैसे वर्क करेगा? सारा खेल ट्रेंड का है, सारा खेल डायरेक्शन का है, सारा का सारा खेल फ्रैक्टल का है। जब आप फ्रैक्टल को देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि सही डायरेक्शन कौन सा है, सही ट्रेंड कौन सा है, सही पीओआई कौन से हैं, सब कुछ जो है आप इसके अंदर समझ जाओगे। कोई डाउट्स नहीं, कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं, आप सही तरीके से ट्रेंड को समझ जाओगे। ओके, नाउ 1 आवर में हमने जोन निकाल लिया, ठीक है, 1 आवर में हमने जोन रिफाइन कर लिया। ओके, तो इससे पता चला कि प्राइस क्यों ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने नहीं आया था, क्योंकि अंदर कुछ था नहीं, ठीक है, और अगर होता भी तो भी स्प्रिंग के दबाव की वजह से ज्यादा नहीं दबता, लेंथ पे भी डिपेंड करता, बट हाँ टैप तो होता, पर टैप इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उससे ज्यादा वैलिड वाला पीओआई जो है यहाँ पर था और ये बीच में रुकावट के तौर पे आ गया और इसने प्राइस को नीचे पुश कर दिया, ठीक है, और प्राइस नीचे की तरफ पुश हो गया। नाउ थर्ड पॉइंट आता है 15 मिनट, जो कि हमारा एंट्री पॉइंट है। डेली का पीओआई निकाला, 1 आवर में रिफाइन किया, 15 मिनट एंट्री, सक्सेसफुल एंट्री डाउन, मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, जो कुछ भी आप करो। हाँ, ये 3 स्टेप शुरुआती स्टेप है। अब इसके हम बाद में जो है, देखो ये तो ट्रेंड के साथ है, लेकिन ट्रेंड के अगेंस्ट में जो पुल बैक है वो हम सेकंड लेक्चर में समझेंगे, लेकिन फिलहाल ट्रेंड के साथ में देखो, समझ रहे हो ना?
ट्रेंड के साथ वर्क करने में क्या बेनिफिट है? पहले हम ट्रेंड के साथ वाला समझ रहे हैं, शुरुआत कहाँ से होता है, अब उसके बाद कंटिन्यूएशन होगा, पुल बैक होगा, ये सारी चीजें हम धीरे धीरे सीखेंगे आने वाले पार्ट में। बट यहाँ पे देखो ये 3 लेयर्स हैं। लेयर नंबर 1, डेली में पीओआई ढूंढो, उससे होगा क्या, डायरेक्शन पता चलेगा। लेयर नंबर 2, मिड टाइम फ्रेम में, ठीक है, 1 आवर या 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जो है एक ऐसा जोन मार्क करो जहां से जो है प्राइस जंप दे, मूव दे। लेयर नंबर 3, 15 मिनट या 5 मिनट से जो है आप एंट्री कर पाओ। क्लियर? ये 3 लेयर में जो है प्राइस है। ओके, नाउ डेली टाइम फ्रेम पर देखो, ये मैग्नेट से टकरा के प्राइस ये मैग्नेट पे आ गया, ठीक। ये मैग्नेट पे आने के बाद अगेन हमने रेडी हो गए कि डेली टाइम फ्रेम का ये पीओआई। ध्यान से समझना, जब आप इंटरनल रेंज में हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक मैग्नेट से अगर मैं निकल रहा हूं तो मैं कौन से मैग्नेट तक जाने वाला हूं। इससे होगा क्या कि आपको क्विकली डिसीजन लेने में हेल्प होगी कि ओके अब यहां से मुझे ट्रेंड चेंज कर देना चाहिए, गियर जो है मुझे शिफ्ट कर देना चाहिए। बट अगर आपको पता नहीं होगा, ऑल टाइम हाई पे मैं समझता हूँ प्रॉब्लम्स होती है, वहां पे उसको चलने दो, बट जब ऐसे इंटरनल रेंज हो तब देखो यहाँ से बाइंग के लिए बैठे, ठीक है, फिर यहाँ से वॉल्यूम जोन आ गया, वहां से सेल के लिए बैठ जाना, फिर ये डेली टाइम फ्रेम का वॉल्यूम बैलेंस, बाइंग, फिर इस जगह में इंटरनल लास्ट पीओआई, सेलिंग, फिर बाइंग। तुम्हें गियर शिफ्ट कब करने हैं ये तुम्हें पता होना चाहिए, नहीं तो तुम एक ही ट्रेंड में बहते चले जाओगे और तुम्हारा स्टॉप आने के बाद भी जो है तुम वो स्टॉप पे जो है उतर नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि तुमने जो है ध्यान ही नहीं दिया कि तुम्हें उतरना कहाँ पर है, तुम्हारा स्टेशन कहाँ पर। अगर एंट्री लेते हो तो एग्जिट के बारे में एंट्री लेने से पहले जो है सोचो। एंट्री लेने के बाद अगर तुमने सोचा कि मुझे कहाँ पर एग्जिट करना है तो वो तुम्हारा कोई प्लानिंग था ही नहीं, वो पूरी की पूरी बकवास था, पूरा का पूरा जो है घटिया प्लान था जिसके अंदर कुछ करने का मीनिंग ही नहीं बनता, कोई सेंस ही नहीं बनता। अब बिना प्लानिंग के बैठे हो, आपने गैम्बलिंग की, नो डाउट, ठीक है, आपकी आपने ये पूरा कैप्चर कर लिया, आपने एग्जिट एंट्री भी ली, लेकिन आपने एग्जिट के बारे में नहीं सोचा। अब एग्जिट के बारे में नहीं सोचोगे, मन में 100 डाउट आएंगे, कहाँ पर निकलूं, कहाँ पर निकलूं, बीच से पुल बैक हो गया तो, बीच से पुल बैक हो गया तो क्या होगा, नहीं पता। एंट्री लेने के टाइम पर ही डिसीजन ले लो कि तुम्हें एग्जिट कहाँ पर करना है, वहां पर तुम्हारा आर टूल लगेगा। तब जो है तुम समझोगे कि ओके इसमें 1:3 है। 1:3 की जगह तुम कभी भी 1:1.5 में निकल गए, 1:5 में निकल गए, कोई सेंस ही नहीं बनता, तुम्हारा एक प्लान ही नहीं है। तुम 30% एक्यूरेसी के साथ भी जो है ट्रेडिंग करोगे तो भी तुम प्रॉफिटेबल हो, अगर 1:3 सारे ट्रेड ले रहे हो तो, एक बेसिक सेटअप भी ले रहे हो तो, सिर्फ ईएमए से भी ट्रेड करोगे ना तो भी तुम प्रॉफिटेबल हो। लेकिन सारे ट्रेड की लेंथ जो है सही होनी चाहिए, 1:3, 1:3, 1:3, 1:3, बात खत्म। आराम से 30% एक्यूरेसी के साथ भी जो है तुम अच्छा खासा अमाउंट बनाओगे, तुम्हें कोई जॉब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन डिसिप्लिन एंड तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट एंड तुम्हारा डिसीजन वो सही होना चाहिए। मैंने क्या बताया, 100 ट्रेड लो, उसमें से 70 ट्रेड फेल कर जाओ, 70, 70 ट्रेड जो है तुम फेल कर दो, 70 बार तुम फेल हो सकते हो, सिर्फ तुम्हें 30 बार सही होना है, फिर भी तुम अमाउंट बनाओगे, तुम्हारी इक्विटी डाउन नहीं जाएगी। लेकिन क्या तुम 70 ट्रेड्स के गैप के लिए तुम रेडी हो? 70 ट्रेड्स का गैप देना चाहते हो? नहीं ना। वो चीज़ है। ओके, नाउ ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अगेन हमारा 3 स्टेप, स्टेप नंबर 1 डेली टाइम फ्रेम पे जोन निकालना, स्टेप नंबर 2 4 आवर में रिफाइन करना। ध्यान से समझो, मैंने एक्चुअल में ऑर्डर ब्लॉक निकाला, ठीक है, ध्यान से देखो, मैंने पूरा एफवीजी नहीं लिया कि एफवीजी भी ले लूँ ऑर्डर ब्लॉक भी ले लूँ, नहीं, मैंने ये लिया। अगर एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक लेते तो क्या होता, ध्यान से समझो, ये पूरा जोन ले लेते हैं, यहाँ पर आया, ठीक है, आप क्या बोलोगे, ओ हो 3 कैंडल स्विंग बन गया है, अब तो डेफिनेटली जो है मैं इसके अंदर रिफाइन करूंगा और प्राइस जो है अप साइड में फटेगा, ये ऊपर का जो ऑर्डर ब्लॉक या जो जोन है वो फेक है, ठीक है, ये 15 मिनट का ये वाला पार्ट या ये वाला पार्ट आपने ले लिया, आप बोलोगे अब मैं यहाँ से बाय करूंगा, येलो कलर,
अब आप क्या बोलोगे कि मैं बाय करूंगा, करो बाय, कौन मना कर रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने डेली टाइम फ्रेम पे क्या देखा, 3 कैंडल स्विंग, चौथा कैंडल के लिए आप क्या सोच रहे हो कि वीक यहाँ पर आए चौथी कैंडल की, या यहाँ कहीं पे वीक आ जाए और मैं इसकी वीक पे जो है बाय कर लूंगा और पूरी फोर्थ कैंडल की एक्सपेंशन पकड़ूंगा। ठीक है ना, यहाँ पर ध्यान से देखो। ओके, ट्रेड। अब आप बोलोगे लिक्विडिटी ग्रैब हो गया, कुछ भी हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखो ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी है, इसको टैप किया आपने, एंट्री ले ली। अब आप क्या बोलोगे, नहीं, पहला फेल हो गया कोई बात नहीं, लेकिन चौथी कैंडल ने लास्ट वाला पार्ट ले लिया, अब यहाँ से तो अच्छा खासा बाउंस जाएगा। ओके, और यहाँ पर देखो आपको डिस्प्लेसमेंट भी देखने को मिला, डिस्प्लेसमेंट के साथ यहाँ पे एक पीओआई भी देखने को मिला। नाउ कैसे हुआ? डेली टाइम फ्रेम पे तो सब सही था, 3 कैंडल स्विंग भी थी, और 3 कैंडल स्विंग के लास्ट पीओआई को चौथी कैंडल ने टैप भी कर दिया था, अब एक्सपेंशन आना चाहिए था, क्यों नहीं आया? क्योंकि आपने एफिशिएंट ऑर्डर ब्लॉक डेली टाइम फ्रेम पे साथ में ले लिया, लेंथ बहुत बड़ी है, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, आपको इसको रिफाइन करना पड़ेगा डेली टाइम फ्रेम। कोशिश करो कि पूरे ऑर्डर ब्लॉक की लेंथ लो। ठीक है, अब उसके अंदर 1 आवर या 4 आवर में रिफाइन करो कि क्या यहाँ पर ही कोई ऐसा खास पीओआई है, अंडर कोई पीओआई नहीं है। ठीक है, मान लो जैसे ये मैंने डेली टाइम फ्रेम का जोन है ऑर्डर ब्लॉक का, अब रिफाइन करो। ओके, यहाँ पे एक वैलिड पीओआई है 1 आवर में, मतलब स्प्रिंग दब सकती है। ठीक है, और दूसरा ये एक पीओआई है, मिटिगेशन ब्लॉक। ओके ठीक है, 2 पीओआई है, बट दोनों पीओआई जो है ऑर्डर ब्लॉक के लेंथ के अंदर है, मतलब 110% क्या होगा, प्राइस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा, तो एफवीजी का जो जोन है पूरा स्किप कर देता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे, है ना। ये सारी चीजें जो है मुझे मिलेंगी ही नहीं जब आप ये करोगे। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे, आपने क्या किया कि ऑर्डर ब्लॉक लिया डेली टाइम फ्रेम का और उसके अंदर आपने 2 जोन निकाले, रिफाइन किया, जोन 1 जोन 2 रिफाइन किया। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि इस जगह पे ट्रैप होने से फंस गए, ट्रैप होने के अंदर जो फंसने से जो है आप बच गए, और आपने एक्चुअल जो है जोन निकाला और यहां से आपने सेल के लिए एंट्री ली। अब यहां पर ध्यान से देखो, डेली टाइम फ्रेम पे पीओआई निकाला, 1 आवर में गए। अब मन में एक डाउट बिल्कुल होगा, और डाउट क्या है, पहला पीओआई या दूसरा? सबसे टफ पार्ट है ये डिसीजन लेना कि पहला पीओआई या दूसरा। कैसे लोगे, कैसे लोगे? एक जोन मार्क कर लिया, ये भी जोन मार्क कर लिया, कहां से जाएगा, कैसे डिसीजन लोगे? यहां से या यहां से, कैसे डिसीजन लोगे? लेके दिखाओ। मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आपके ऑर्डर ब्लॉक के रेंज में आ गया है, प्राइस टैप होते ही ट्रिगर करने की कोशिश करेगा, स्प्रिंग ज्यादा नहीं दबेगी। और अगर यहाँ पे डबल पीडीआरएस है, यूनिकॉर्न पैटर्न है, जो मैंने आपको यूट्यूब के अंदर समझा के रखा हुआ है, ठीक है, ये सेटअप है, एफवीजी भी है, और इसके अंदर मिटिगेशन ब्लॉक भी है, तो डबल पीडीआरएस हुआ, तो ये डबल लेयर वाला पीओआई है। मिटिगेशन ब्लॉक की तो पावर है ही, साथ ही साथ एफवीजी की भी पावर पावर है, डबल पीडीआरएस, साथ ही साथ डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक, इसकी भी पावर, टोटल 3 पावर हुई। स्टिल मैं आपको एक बात बता रहा हूं, स्टिल कई बार डाउट रहेगा, मैं एग्री करता हूं, मैं मना नहीं कर रहा, वहां पर तुम्हें स्किप का डिसीजन लेना होगा, तुम्हें लगे कि नहीं पता, स्किप कर दो। हम आने वाले लेक्चर में उनको डिटेल में समझेंगे, लेकिन पहले इसको समझो। ठीक है, अब ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है। ठीक है, चलो मैं समझा ही देता हूँ स्किप वाला।
लाइफ में कहीं पर भी ऐसी जगह पर फंसे हुए हो जहां पे समझ में नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से फंस चुका हूँ या आगे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, तो वहां पर हाथ पैर मारने से बेहतर है शांति से चुपचाप बैठे रहो। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, बहुत सारे जो है हर्डल्स होंगे लाइफ में, कुछ समझ में नहीं आएगा क्या करूं, चारों तरफ से रास्ते बंद हो रहे होंगे, आगे का नहीं पता, आगे रास्ता कहाँ जाएगा नहीं जानते तुम, सब कुछ बंद हो गया होगा। वहां पर शांत बैठ जाओ, एकदम चुप, और धीरे 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 चीजों को होने दो। अभी यहाँ पर लेयर 1 लेयर 2 है, हम नहीं जानते कहाँ से जाएगा, ठीक है, एक एक पल के लिए मान लेते कि हम नहीं जानते। अब जब नहीं जानते कि क्या होने वाला है, कहाँ से जाने वाला है, स्किप कर दो। क्यों? क्योंकि एसएमसी के अंदर, आईसीटी के अंदर लोगों का यह मानना है कि वो बिग प्लेयर को जो है उसके फुटप्रिंट को जो है पता लगाते हैं। 110% वो झूठी बात है। तुम एग्जैक्ट डेटा निकाल ही नहीं सकते एसएमसी आईसीटी से कि ओ यहाँ पर जो है बड़े ऑर्डर्स बैठे हुए हैं, ओ यहाँ पर जो है बड़े पीओएस बैठे हुए। एग्जैक्ट डेटा तुम नहीं निकाल सकते, एक अनुमान लगा सकते हो। बट जैसा मैंने बताया, अनुमान में जो है प्रोबेबिलिटी आती है, कुछ बार होगा कुछ बार नहीं होगा, वहां पर प्रोबेबिलिटी आ गई, आ गई मतलब 100% नहीं है, परसेंटेज कम होंगे, ठीक है 90 होंगे, लेकिन 10% घटे तो 10% तुम्हारे गलत होने के चांसेस हैं, और तुम लॉन्ग टर्म में होगे ही होगे। तो उस 10% के लिए तुम्हें रेडी होना पड़ेगा रिस्क मैनेजमेंट और ये सारी चीजों से। बट बात यहां पर है, दो डिटेक्टिव थे, क्राइम सीन हुआ, क्राइम सीन पे हो गए एंड फुटप्रिंट का पता लगाने लगे, ठीक है, धीरे धीरे आगे जाते हैं, फुटप्रिंट जो है धुंधले होने लगे, क्लियर शो नहीं हो रहे थे, क्लियर विजिबल नहीं थे फुटप्रिंट, फुटप्रिंट गायब होने लगे। आगे दो रास्ते आए, एक लेफ्ट में जा रहा था एक राइट में जा रहा था। क्या किया जाए? डिसीजन लेने का टाइम था, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट या राइट, क्या किया जाए, कहाँ जाए? उनमें से एक डिटेक्टिव बोलता है दोनों देखते हैं। दोनों देखते हैं मीन्स वहां पर ये डिसीजन नहीं लिया गया कि ओके इसी डायरेक्शन में जाएंगे, लेफ्ट में ही जाएंगे या राइट में ही जाएंगे, नहीं 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 नहीं, दोनों को देखते हैं और फिर डिसीजन लेंगे। समटाइम्स जब ऐसे जोन बने, वेट करो, एनालिसिस करो। उसने एनालिसिस की दोनों रास्ते की, और जहां पर फुटप्रिंट मिले उनका उसने पता लगाया, उनके पीछे वो गए, जिसके वजह से प्रोबेबिलिटी काफी हद तक कम हो गई। सेम जोन 1 जोन 2 है, कभी कभी तुम में क्लियर नहीं होगा क्या होगा क्या नहीं, वेट करो, कुछ मत करो, ठीक है, ऐसा मत लगाओ कि मैं यहाँ पे भी ये लगा के बैठ जाता हूँ, यहाँ पे भी नहीं, कोई सेंस नहीं बनता, कोई मीनिंग नहीं बनता, वेट करो। फिर क्या होगा? प्राइस आया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्लियर हो गया कि प्राइस यहाँ से जाने वाला है। क्या इसकी जरूरत थी? नहीं। क्या प्राइस यहाँ से मूव कर गया तो तुम्हारी लाइफ में कुछ बदलाव आ गए, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई, तुम्हारा कैपिटल उड़ गया? नहीं। कुछ भी हुआ? नहीं। कुछ भी गलत हुआ? कुछ भी गलत नहीं। ये मिस हुआ, तो क्या मिस हुआ तो वापस एंट्री देने के लिए प्राइस नीचे नहीं आया? लास्ट पीओई एफईजी वगैरह सब यहाँ पर है, नहीं आया क्या? आया। समटाइम्स बैठे रहना भी बढ़िया होता है, स्किप कर देना भी बढ़िया होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि तुमने अपनी लाइफ में कुछ खो दिया। बहुत दबाव आ सकता है, मे बी, हाँ होगा, लाइफ में बहुत सारे दबाव होंगे, बट स्किप कर दो, और स्किप करोगे तुम्हें सही जोन मिल जाएगा। मैंने बताया स्प्रिंग वगैरह है, जिस तरीके से एक हद तक दबाव हो सकता है, ये चीजें बता, बट फिर भी हम इंसान हैं, हमारे माइंड में डाउट रहेगा, ऑब्वियसली रहेगा।
उस जगह पर तुम्हें डिसीजन लेने के लिए वेट करना है, उसको जाने दो। और फिर जब श्योर हो जाए कि यही था, तो प्राइस के पुल बैक आने का वेट करो और फिर ले लो। सीधी सी बात है। तो कहाँ पर तुम्हें रुकना है, कहाँ पर तुम्हें नहीं रुकना, ये तुम्हें पता होना जरूरी है। और जब तुम ये जान लोगे, तुम्हारे हर डिसीजन सही होंगे। लेकिन गैम्बलिंग करोगे तो मे भी तुम सही हो सकते हो, मे भी तुम्हें इसमें अच्छा खासा ये रिवॉर्ड मिल जाए, लेकिन एक बार भी ये फेल हुआ तो वही प्रोबेबिलिटी में आ जाओगे और इसी के अंदर फंस जाओगे। अभी चलो यहाँ पर 2 POI है, मे बी समटाइम्स 4 होंगे, किस पे भरोसा करोगे? 2-3 SL लेने के बाद वो लास्ट वाले POI से गया, तब हिम्मत ही नहीं आएगी लास्ट वाले POI से ट्रेड करने की। तो कभी कभी इंतजार करना बेहतर होता है डायरेक्ट डिसीजन लेने से। उसमें प्रोबेबिलिटी की जो नंबर्स हैं वो कम हो जाते हैं। ओके, मैंने आपको फ्रैक्टल नेचर डेप्थ में समझाया, मैंने आपको 3 लेयर्स समझाए, और इन्हीं लेयर के ऊपर जो है अब आने वाले जो पार्ट्स हैं हम उसको समझेंगे स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप। बट जैसा मैंने आपको बताया, पहला ट्रेंड समझो। ट्रेंड हमने डेली टाइम फ्रेम पे समझा कि ये ट्रेंड के लिए ये जोन है, यहाँ से बाइंग निकलने वाली है। उसी ट्रेंड के अंदर जोन निकालो जिससे पता चले कि कहाँ से ट्रेंड आने वाला है। इस जोन से बाइंग का ट्रेंड आने वाला था, और ऊपर का जो डेली का था जहाँ से सेलिंग का ट्रेंड आया तो ये था। ठीक है, ये जो डेली टाइम फ्रेम का POI था ऑर्डर ब्लॉक, उसी के अंदर रिफाइन करके हमने 1 आवर का POI निकाला और वहां से सेलिंग का ट्रेंड आया। तो डेली टाइम फ्रेम पे जोन निकाल के सेलिंग का ट्रेंड, बाइंग का ट्रेंड पता करो, ट्रेंड पता करो। 1 आवर में ये जोन पता करो। स्टेप 2। स्टेप 3, 15 मिनट में यहाँ पे एंट्री, 15 मिनट में यहाँ पर एंट्री, आप उसके बारे में पता करो। ज्यादातर केस में आपको ये जोन जो है 5-6 पॉइंट के ही देखने को मिलेंगे, 3-4 पॉइंट के ही देखने को मिलेंगे। तो वहां पे मुझे नहीं लगता कि आपको 15 मिनट में रिफाइन करने की या ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है। आप डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो। ओके, तो ये एक स्टेप है। अब इसके बाद अगर आप देखोगे, ये पुल बैक भी तो हुआ ना। ये पुल बैक कैसे कैप्चर करें, नहीं जानते। सेकंड लेक्चर में हम इसको समझेंगे। एक्सपेंशन आया, एक्सपेंशन को कैसे कैप्चर करें, नहीं जानते, उसको हम समझेंगे। डिस्प्लेसमेंट आया, इसके साथ कैसे डील करें, नहीं जानते, हम उसको समझेंगे। कंटिन्यूएशन, इसको कैसे डील करें, आने वाले लेक्चर में उसको समझेंगे। इंटरनल, जो मैंने आपको टाइम फ्रेम में बताया था कि यहाँ पर तो ये है, यहाँ पर मिड पुल बैक है, 1 मिनट 5 मिनट में वो इंटरनल रेंज बन जाता है। इंटरनल रेंज के साथ कैसे डील करें, नहीं जानते, उसको हम आने वाले पार्ट्स में जो है समझेंगे। सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप जाने वाले। लेकिन हाँ ये है कि सारी चीज़ें शुरुआत यहीं से होती है, ये मेन पॉइंट है। और ये मेन पॉइंट है, अगर आप इसको समझ जाओगे कि ये मेन पॉइंट है, तभी जो है सारी चीजें सही डायरेक्शन में आपको समझ में आती हुई समझ में आ जाएंगी। नहीं तो आप ये समझ ही नहीं पाओगे कि ये पुल बैक है या ये पुल बैक है, ये कंटिन्यूएशन है या ये कंटिन्यूएशन, कुछ समझ नहीं पाओगे। ये रिवर्सल पॉइंट है या ये रिवर्स, कुछ समझ नहीं पाओगे जब तक ये ना समझ पाओ कि ये 3 लेयर में ये चीजें हैं। लेयर नंबर 1 डेली टाइम फ्रेम पे जोन निकालना, ट्रेंड पता करना। लेयर नंबर 2 मिड टाइम फ्रेम पे जो है आपको रिफाइन करना है जोन को। लेयर नंबर 3 15 मिनट में एंट्री। ओके, इस लेक्चर के अंदर जो है मैंने हर एक डिटेलिंग में सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। आने वाले टाइम फ्रेम में जो है, आने वाले लेक्चर्स के अंदर जो है हम सारी चीज़ें कवर करेंगे, हर एक टाइम फ्रेम को हम समझेंगे। ठीक है, एंड उसके बाद जो है आपको सारी चीज़ें माइंड में स्टेप बाय करके जो है सारी चीज़ें क्लियर होते हुए जाएगी। ठीक है, मैंने पूरी कोशिश की है कि जो भी तुम्हारे डाउट्स हों उसको जो है मैं कवर करूँ, क्लियर करूँ। ठीक है, आपने इसके अंदर देखा होगा इनसाइड बार से लेके इंटरनल रेंज से लेके सब कुछ मैंने फ्रैक्टल के अंदर क्लियर कर दिया है। उसके बाद भी कोई डाउट्स हो तो मुझे बता देना। ठीक है, और वो सारी चीज़ों को जो है हम समझने की कोशिश करेंगे। बाकी के आने वाले रिकॉर्डेड लेक्चर जो है मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। लेक्चर नंबर 1 जो है यहाँ पर क्लियर होता है। ठीक है, एंड नाउ मैं एक नए डिस्कॉर्ड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिना नॉइस के, बिना इशू के, जहाँ पर जस्ट हमारा एक स्टूडेंट्स हो और कोई ना हो, जो लिमिटेड ही हो, बट एक
क्लीन डिस्कॉर्ड हो जहाँ पर कोई इशू ना आए और सही तरीके से आप डाउट्स पूछ सको, अपने चार्ट के एनालिसिस कर सको, जहाँ पर एक ट्रेडिंग कम्युनिटी बने, ठीक है। आप डिस्कशन कर सको, हर तरीके की चीज़ें हो सके वो आप कर पाओ, ठीक है। उसके लिए मैं डिस्कॉर्ड बनाने के लिए दे चुका हूँ। जैसे ही डिस्कॉर्ड आएगा मैं पर्सनली आप लोगों का नंबर वेरीफाई करके और आपका यूज़र नेम वेरीफाई करके जो है मैं आपका उसका एक्सेस दूंगा। एंड उसके अंदर जो है कैसे मॉडरेटर्स वगैरह के साथ आपको बात करनी है, कैसे आपके डाउट्स वगैरह पूछने हैं, सारी चीज़ें मैं जो है उसके अंदर करके दूंगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए मैं आपको बाद में अनाउंसमेंट करूंगा एंड पर्सनली मैं आपको कांटेक्ट करूंगा। पहला लेक्चर यहाँ पे क्लियर होता है, ठीक है। लेक्चर 2 में जो है हम आने वाले चीज़ों को समझेंगे। सभी का शुक्रिया अभी तक देखने के लिए, सभी को बाय।